मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज 5 श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अपने टीचिंग सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे थे जीव विज्ञान के अंदर अपने कल टॉपिक शुरू किया था मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो मूल्यांकन के बारे में अपने अध्ययन कर रहे थे। पीछे वाली जो वीडियो उसके अंदर अपने मूल्यांकन का अर्थ परिभाषा इसके बारे में देखा था और मूल्यांकन के उद्देश्य अपने इसके अंदर पढ़ लिए थे। मूल्यांकन के कारण या मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आपने वीडियो के अंदर देख लिया होगा। तो ये मूल्यांकन टॉपिक जो है काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर कई पॉइंट हैं अलग अलग जिससे संबंधित प्रश्न आते हैं पेपर के अंदर। तो अर्थ परिभाषा के बाद अपना जो है प्रकरण आगे मूल्यांकन है जीव विज्ञान है। वैसे ये मूल्यांकन जो है लगभग सभी टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक मिलता है। अपने रसायन विज्ञान के अंदर, जीव विज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सभी विषयों के अंदर ये मूल्यांकन वाला जो टॉपिक है अपने को मिलता है पढ़ने के लिए। लगभग सभी के अंदर ये 5 यूनिट के अंदर मिलेगा आपको। तो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है इसके अंदर आज अपने पढ़ेंगे मूल्यांकन की प्रक्रिया, प्रोसेस जो है मूल्यांकन की वो कैसे है। तो इसके अंदर जब अपने बच्चों का मूल्यांकन करना होता है तो इसके अंदर एक वैज्ञानिक है डॉक्टर बी.एस. ब्लूम जो वैज्ञानिक है, इन्होंने जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उनका भी निर्धारण किया है। उनके बारे में फिर विस्तृत से डिटेल बताइए। तो मूल्यांकन के अंदर भी जो डॉक्टर बी.एस. ब्लूम है इन्होंने मूल्यांकन की प्रक्रिया को नवीनतम स्वरूप दिया है। मतलब मूल्यांकन जो है अब वर्तमान में किस प्रकार से किया जाता है बच्चों का, इसको नवीन स्वरूप प्रदान करने के अंदर इनका योगदान है। दूसरी बात जो वैज्ञानिक है इन्होंने मूल्यांकन को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के अंदर एक इन्होंने शिक्षण उद्देश्य बताए, दूसरा अधिगम बताया, तीसरा व्यवहार में परिवर्तन बताया। तो ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया मानते हैं बी.एस. ब्लूम में मूल्यांकन को। अब त्रिध्रुवीय प्रक्रिया को अपने ऐसे भी कह सकते हैं भी मूल्यांकन के लिए एक तो बच्चे जिनका मूल्यांकन किया जाएगा कक्षा के अंदर बच्चे होते हैं, दूसरा शिक्षक जिसके द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा, तीसरा विषय वस्तु या जिसका मूल्यांकन किया जाएगा। अब ब्लूम ने इस चीज़ को इस तरीके से बताया कि सबसे पहले जो है शिक्षण के उद्देश्य जो है उनका निर्धारण किया जाएगा। शिक्षक जो है, टीचर जो है वो यह निर्धारित करेगा भी कौन से प्रकार के जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उनको बच्चों को उसमें बताना है या कौन से प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बच्चों को शिक्षण करवाया जाएगा। तो शिक्षक जो है कक्षा में जाने से पूर्व या बच्चों को अध्ययन करवाने से पूर्व शैक्षिक उद्देश्य जो है उनका निर्धारण करता है। तो शैक्षिक उद्देश्य जो है उनका निर्धारण करने के बाद फिर अधिगम अनुभव आता है। मतलब बच्चे जो है उनको अध्ययन करवाया जाता है कक्षा के अंदर। जो शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए उनका अध्ययन शिक्षक बच्चों को कक्षा में करवाएगा। अब बच्चों को जब अधिगम अनुभव करवाया जाएगा उसके अंदर जब अधिगम की क्रिया करेंगे तो उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। क्योंकि अधिगम की परिभाषा अपने पढ़ते हैं कि व्यवहार के अंदर होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। तो अधिगम का मतलब बच्चों को जब कोई भी विषय वस्तु पढ़ाई जाएगी या कोई भी ज्ञान दिया जाएगा तो उस ज्ञान को ग्रहण करने से अगर उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है तो इसका मतलब अधिगम की प्रक्रिया है। और शैक्षिक प्रक्रिया जो है बच्चों को कोई भी ज्ञान दिया जाता है तो उनके व्यवहार में निश्चित रूप से परिवर्तन आता है वो जब उस ज्ञान को अप्लाई करते हैं। तो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बी.एस. ब्लूम के अनुसार बताइए। त्रिध्रुवीय को कैसे भी बता सकते हैं। शिक्षण उद्देश्य जो शिक्षक के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, फिर शिक्षण उद्देश्य जो है जब उनको कक्षा में अप्लाई किया जाएगा तो बच्चे जो अधिगम अनुभव ग्रहण करेंगे या वो जो ज्ञान है शिक्षण उद्देश्यों के द्वारा वो बच्चे ग्रहण करेंगे। अधिगम अनुभव होगा जब बच्चे ज्ञान ग्रहण करेंगे तो उनके व्यवहार के अंदर जो परिवर्तन आएगा उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये मूल्यांकन की प्रोसेस है। पहले शिक्षक जो है शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित करेगा, फिर कक्षा के अंदर शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए गए उसके अनुसार बच्चों को पढ़ाएगा, ज्ञान देगा, फिर बच्चों के व्यवहार में जो परिवर्तन आ गया उसका मूल्यांकन करेगा।
ठीक है। तो ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है मूल्यांकन की। कारण इसका आपको याद रखना है, ये रहेगा शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किया जाएगा, फिर अधिगम अनुभव होगा, फिर व्यवहार में जो परिवर्तन है उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये मूल्यांकन की प्रक्रिया है। इसमें छोटा क्वेश्चन 1 नंबर वाला आ जाता है कई बार, मूल्यांकन की किस प्रकार की प्रक्रिया है या मूल्यांकन जो है उसकी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के बारे में किसने बताया है। तो ये छोटा 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। ये मूल्यांकन की प्रक्रिया है। अब इसके बाद अपने अगला करेंगे मूल्यांकन की प्रक्रिया के बाद अगला टॉपिक है मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान। अब मूल्यांकन की प्रक्रिया के जो सोपान है इसके अंदर 3 स्टेप हैं अपने देखने हैं। पहला है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण और परिभाषित करना उनको, दूसरा फिर आ जाएगा अधिगम अनुभव की योजना बनाना, तीसरा है व्यवहार परिवर्तन के आधार पर उसका मूल्यांकन करना। इसका मतलब ये है कि अगर शिक्षक को बच्चों का मूल्यांकन करना है, उसने जो अधिगम बच्चों को करवाया है या उसने जो ज्ञान बच्चों को दिया है वो बच्चों ने किस सीमा तक ग्रहण कर लिया है या बच्चों के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है, इसका पता लगाने के लिए शिक्षक जो मूल्यांकन करेगा, तो मूल्यांकन करने के 3 स्टेप हैं। मतलब 3 स्टेप के अंदर से शिक्षक को गुजरना पड़ेगा और तब वो जाकर के बच्चों को मूल्यांकन कर सकेगा। तो सबसे पहला स्टेप होगा इसमें शिक्षण के विषयों का निर्धारण। शिक्षक जब कक्षा के अंदर बच्चों को अधिगम कराने के लिए जाएगा तो उससे पूर्व जो है एक प्लानिंग करेगा, लेसन प्लान अपने या अपने जैसे इकाई योजना, दैनिक पाठ योजना के बारे में पढ़ते हैं तो वो क्या करेगा, उसकी योजना बनाएगा जो उसने बच्चों को अधिगम कराना है। तो वो योजना बनाते समय पहली चीज़ उसमें सबसे पहले आएगी शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करेगा वो, कि उसने कौन से शैक्षिक उद्देश्य हुआ बच्चों को अध्ययन करवाना है। मतलब वो निर्धारित करेगा पूर्व में कौन से शैक्षिक उद्देश्य है जिनकी पूर्ति के लिए बच्चों को अधिगम करवाया जाएगा। तो जब शिक्षक जो है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करेगा उस समय वो बच्चों की मानसिक स्थिति का और उनके मानसिक स्तर का और उनकी जो कक्षा है उसके स्तर का ध्यान में रखेगा। उसको ध्यान में रखते हुए शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करेगा, क्योंकि छोटी क्लास के बच्चों का मानसिक स्तर और बड़ी क्लास के बच्चों का मानसिक स्तर अलग होता है। वो उनकी परिपक्वता जो है, बुद्धि लब्धि जो है उनकी या उनकी मानसिक परिपक्वता अलग अलग है। इसलिए शिक्षक को शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते समय बच्चों की मानसिक स्थिति और मानसिक परिपक्वता को ध्यान में रखते हुए ही शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना है। इसमें शैक्षिक उद्देश्य भी 2 प्रकार के होते हैं। ये अपने जो लेसन प्लान है या इकाई योजना, दैनिक पाठ योजना जब अपने पढ़ेंगे उसके अंदर अपने इसका अध्ययन करेंगे। तो एक तो सामान्य उद्देश्य होते हैं और एक विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। ठीक है, सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य में से आपने जब टिप्पी लगाई थी उसके अंदर आपने जब लेसन प्लान किया था तो उसके अंदर जब भी अपने लेसन बनाते थे उसके स्टार्टिंग के अंदर उद्देश्य लिखे जाते थे, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। उसके अंदर आपने पढ़ा था जैसे ज्ञानात्मक था, बोधात्मक था, अनुप्रयोग था, कौशल था। ये उद्देश्य थे जिस उद्देश्यों के आधार पर व्यवहारगत परिवर्तन होता था बच्चों के अंदर। तो मतलब जो शिक्षक उद्देश्य निर्धारित करेगा उसके अनुसार ही बच्चों के अंदर उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो जब शिक्षक उद्देश्यों का निर्धारण कर लेगा कि कौन से उद्देश्यों की जो पूर्ति उसने बच्चों से करवानी है उनको परिभाषित कर लेगा, उसके बाद फिर अधिगम अनुभव की योजना बनाएगा। अधिगम अनुभव की योजना बनाएगा, इसके अंदर वो प्लान करेगा जो उसने उद्देश्य निर्धारित किए उनकी पूर्ति बच्चों से करवाने के लिए वो बच्चों तक जो उन उद्देश्यों से संबंधित ज्ञान है वो कैसे पहुँचाएगा। अधिगम अनुभव की योजना के अंदर वो निर्धारित करेगा कि शिक्षण विधियाँ कौन सी उसने प्रयोग करनी है बच्चों को अधिगम करवाते समय। क्लास का समय निर्धारित होगा, वो कितने समय के अंदर बच्चों को शिक्षण करवाएगा। उसके अंदर शिक्षण बिंदु निर्धारित करेगा कि लेसन प्लान के अंदर बच्चों को जब शिक्षण करवाना है कक्षा के अंदर तो उसमें शिक्षण बिंदु 1 को रखा जाएगा कि 2 या 3। फिर उसके अंदर जो प्रश्न होंगे उनका भी निर्धारण करेगा कि उसमें बोध प्रश्न किस प्रकार के होंगे, विकासात्मक प्रश्न किस प्रकार के होंगे, मूल्यांकन प्रश्न कैसे होंगे। शिक्षण सहायक सामग्री जो है, शिक्षण सहायक सामग्री का भी सहायक सामग्री का भी शिक्षक जो है वो निर्धारण कर लेगा कि कौन सी सहायक सामग्री का उसने उपयोग करना है। तो ये अधिगम अनुभव की योजना के अंदर होगा। जब शिक्षक अधिगम अनुभव की योजना बनाएगा तो उसके अंदर उसको इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है कि जो अधिगम अनुभव उसने बच्चों के लिए तैयार किया है
वो शैक्षिक लक्ष्यों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, यानी शैक्षिक लक्ष्य मतलब जो उसने उद्देश्य निर्धारित किए हैं। जो अधिगम अनुभव की योजना बनाएगा वो उसको बनाते समय इस चीज़ को ध्यान में रखेगा कि जो शैक्षिक लक्ष्य या उद्देश्य उसने निर्धारित किए हैं, अधिगम अनुभव की उसकी जो योजना है, जो प्लानिंग है, वो उससे संबंधित है या नहीं है। फिर इस चीज़ का भी ध्यान में रखिएगा भी अधिगम अनुभव जो है वो छात्रों के लिए सार्थक तथा संतोषप्रद है या नहीं है। मतलब सार्थक और संतोषप्रद अधिगम अनुभव होने चाहिए, जो प्लानिंग है उसकी शिक्षक की वो होनी चाहिए। फिर अधिगम अनुभव जो उसने निर्धारित किए हैं, प्लानिंग की है, वो पर्याप्त है बच्चों के अनुसार, उनके मानसिक स्तर के अनुसार। तो इस चीज़ का भी शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए। फिर अधिगम अनुभव जो है वो छात्रों की परिपक्वता के भी अनुकूल होने चाहिए। मतलब जो लेसन प्लानिंग की है या उसने जो अधिगम अनुभव बच्चों के लिए निर्धारित किए हैं वो बच्चों के परिपक्वता, उनकी जो मेच्योरिटी है उसके अनुसार होने चाहिए। क्योंकि बच्चों शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से जो है कितने परिपक्व हो गए हैं, उसी के अनुसार उनके अधिगम अनुभव जो है शिक्षक को निर्धारित करने चाहिए। फिर बच्चों के अंदर जो है आसानी से व्यवहार परिवर्तन हो सकता है और उनका मूल्यांकन शिक्षक कर सकते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण और परिभाषा करने के बाद अधिगम अनुभव की शिक्षक योजना बना लेगा। अब उसने अधिगम अनुभव की योजना बना ली, निर्धारित कर लिया कि बच्चों को किस प्रकार से ज्ञान दिया जाएगा। उसके बाद वो बच्चों को ज्ञान देगा, लेसन प्लान अपना करेगा, शिक्षक जो बिंदु निर्धारित किए बच्चों को पढ़ाएगा। उसके बाद फिर व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन। अब क्या होगा, जब शिक्षक ने बच्चों को ज्ञान दे दिया जो वो देना चाहता था, जो उद्देश्य निर्धारित किए थे उनके बारे में बच्चों को बता दिया है, मतलब उसने लेसन बच्चों को पढ़ा दिया है, उनको ज्ञान जो देना चाहता था वो दे दिया है। अब क्या होगा, बच्चों को जब कोई भी नवीन ज्ञान दिया जाता है या कोई बच्चों को नई बात बताई जाती है, तो अगर उस बात को या उस ज्ञान को ग्रहण करने के बाद बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है स्थायी रूप से, तो उसको अपने कहते हैं कि अधिगम हुआ है, मतलब बच्चों ने कुछ सीखा है। अगर बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब बच्चों ने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, उन्होंने कुछ भी नया नहीं सीखा है। इसी के आधार पर व्यवहार परिवर्तन के आधार पर ही बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा कि बच्चों के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है। जिन शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया था उनकी पूर्ति संभव हुई है कि नहीं हुई है, और बच्चों के व्यवहार में शिक्षक का ज्ञान देने के बाद परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका शिक्षक मूल्यांकन करेगा। अब मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक जो है विभिन्न प्रकार की विधियों का या प्रविधियों का उपयोग कर सकता है। अब मूल्यांकन की विभिन्न विधियाँ जो है ये अपने इसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे। मूल्यांकन के तरीके क्या क्या, मूल्यांकन के प्रकार, किस किस प्रकार से बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इसके अंदर अपने पहले एक अचीवमेंट टेस्ट पढ़ चुके हैं, उपलब्धि परीक्षण जो है उसके बारे में अपने पढ़ा था। तो उपलब्धि परीक्षण भी बच्चों का एक प्रकार से मूल्यांकन का एक प्रकार है, उसके द्वारा बच्चों ने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया इसका पता लगाया जाता है। उसके फिर अपने प्रकार पढ़े थे उसके अंदर। फिर उसके बाद अपने मूल्यांकन के प्रश्न पत्र जो है उसके आधार में बच्चों का जो मूल्यांकन करना है, तो उसके अंदर जो प्रश्न है उसके भी कई प्रकार हो सकते हैं। या मूल्यांकन की विधियाँ जैसे निबंधात्मक प्रश्नों से संबंधित प्रश्न पत्र वाला हो सकता है, या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाला हो सकता है, या अतुलगोत्रात्मक हो सकता है। तो कई प्रकार से मूल्यांकन बच्चों का, या मौखिक रूप से प्रश्न पूछ के भी बच्चों को मूल्यांकन किया जा सकता है। साक्षात्कार या इंटरव्यू लेकर के भी बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रश्नावली विधि होती है, उसके द्वारा भी चेकलिस्ट होती है। तो बहुत से प्रकार की विधि है जिनके द्वारा बच्चों का शिक्षक मूल्यांकन कर सकता है। सामान्यतः कक्ष में जब शिक्षक बच्चों को अध्ययन करवाता है तो मूल्यांकन करने के लिए वो सामान्यतः या तो साप्ताहिक टेस्ट का उपयोग करता है, या दैनिक टेस्ट, डेली टेस्ट का उपयोग करता है, या फिर प्रथम परख, द्वितीय परख, तृतीय परख का उपयोग करता है, या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा का उपयोग करता है, या फिर वार्षिक परीक्षा का उपयोग करके शिक्षक बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करता है, उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का मूल्यांकन करता है। तो ये तीनों चीज़ें मूल्यांकन के सोपान है। मूल्यांकन के सोपान मतलब मूल्यांकन के स्टेप। मूल्यांकन शिक्षक बच्चों का कैसे करेगा? मूल्यांकन तभी करेगा जब शिक्षण उद्देश्यों का पहले निर्धारण कर लेगा, उनको परिभाषित करेगा, फिर अधिगम अनुभव की योजना बनाएगा, इसके आधार पर वो बच्चों को ज्ञान देगा, बच्चों को अधिगम करवाएगा या शिक्षण करवाएगा। उसके आधार पर बच्चों में जो व्यवहार के अंदर परिवर्तन है उसका वो क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा।
और मूल्यांकन के आधार पर जो बच्चे हैं बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता है या अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। तो ये मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान थे। इसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है मूल्यांकन में मूल्यांकन और परीक्षा में अंतर। ये बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार कि मूल्यांकन और परीक्षा एक ही बात है, लेकिन इनके अंदर अंतर है दोनों में। मूल्यांकन एक अलग प्रक्रिया है और परीक्षा बच्चों की जो कक्षा के अंदर अर्धवार्षिक है जैसे या वार्षिक है या टेस्ट है वो लिए जाते हैं। जो इनमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है क्योंकि परीक्षा जो मूल्यांकन का ही एक भाग है। मतलब शिक्षक बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए टेस्ट ले सकता है, परीक्षा ले सकता है, लेकिन मूल्यांकन इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है। मूल्यांकन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कोई भी कार्य बच्चा करता है या कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है या किसी वस्तु को देखता है या कोई भी अनुभव प्राप्त करता है तो उस समय वो उसका मूल्यांकन भी करता है। अपने जैसे उदाहरण के लिए कहीं भी कोई स्थान को देखने के लिए जाते हैं या अपने किसी नई वस्तु को देखते हैं तो देखने के बाद उसके बारे में अपने मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के बाद अपने जो है मनोभाव अपने प्रकट करते हैं कि ये वस्तु अच्छी है बुरी है, इसका अपने दैनिक जीवन में कितना उपयोग है। तो परीक्षा सिर्फ बच्चों का जो कक्षा में अधिगम करवाया गया उसी का ही जो है मूल्यांकन करती है। उसी के आधार पे जो है बच्चों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत करने के लिए सिर्फ परीक्षा ली जा सकती है। लेकिन बच्चों का जो अन्य गतिविधियां हैं जैसे खेल से संबंधित है या को करिकुलम एक्टिविटी जितनी भी करवाई जाती है बच्चों के अंदर कोई आर्ट है, कला है, तो उन चीज़ों के लिए बच्चों का मूल्यांकन समय समय पर किया जाता है। अब परीक्षा मूल्यांकन में मुख्य रूप से जो अंतर है कुछ मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप और देख लेना। एक तो है परीक्षा का क्षेत्र मूल्यांकन की तुलना में संकुचित है। मैंने आपको पहले बता दिया परीक्षा सिर्फ बच्चों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत करने के लिए जो कक्षा में ज्ञान दिया गया उसी के आधार पर ली जाती है। तो परीक्षा का जो क्षेत्र है वो मूल्यांकन की तुलना में संकुचित है, छोटा है, जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा की तुलना में काफ़ी विस्तृत होता है। मूल्यांकन अपने बच्चे के किसी भी पक्ष का कर सकते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष का भी हो सकता है, भावात्मक पक्ष का भी हो सकता है, क्रियात्मक पक्ष का भी होता है, संवेगात्मक पक्ष का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन परीक्षा केवल बच्चों के ज्ञानात्मक पक्ष की ली जा सकती है, ठीक है। संवेगात्मक पक्ष की परीक्षा नहीं ली जा सकती। जैसे बच्चे को क्रोध कितना आता है, बच्चे को प्यास कितनी लगती है, इस बात का पता अपने परीक्षा के द्वारा नहीं लगा सकते, इस बात का पता अपने मूल्यांकन के द्वारा ही लगा सकते हैं। बच्चे की हैंडराइटिंग जो है उसका पता अपने परीक्षा के द्वारा लगा सकते हैं, लेकिन बच्चे के जो मनोभाव है उसका पता अपने मूल्यांकन के द्वारा बड़े अच्छे से लगा सकते हैं, उतने अच्छे से परीक्षा से पता नहीं कर सकता। तो एक तो इसका क्षेत्र जो परीक्षा का क्षेत्र संकुचित है, छोटा है, मूल्यांकन का क्षेत्र बड़ा है, ये दोनों में अंतर है। दूसरा अंतर है परीक्षा कम विश्वसनीय और वैध होती है, जबकि जो मूल्यांकन है अधिक विश्वसनीय और वैध होता है। परीक्षा जो है अगर बच्चे की ली जाती है तो उसमें विश्वसनीयता कम होती है, वैधता भी कम होती है, क्योंकि परीक्षा के अंदर बच्चा जो है नकल भी कर सकता है या किसी विषय वस्तु का जिसका अपनी परीक्षा लेनी है उसका रट्टा मार करके भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। लेकिन मूल्यांकन के अंदर इस चीज़ को अपने ज़्यादा विस्तृत रूप से बच्चे के सभी पक्षों का जो है अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें जो है बच्चे की सही जानकारी अपने को मिल सकती है। मतलब उसमें विश्वसनीयता ज़्यादा रहेगी और वैधता भी ज़्यादा रहती है। इसके अलावा परीक्षा के द्वारा अंतर अगला, परीक्षा के द्वारा प्राप्त जो रिजल्ट है अपने सामने आते या निष्कर्ष आते हैं वो संख्यात्मक होते हैं, क्योंकि बच्चे की जब परीक्षा ली जाएगी परीक्षा के आधार पे बच्चे को जो है कॉपी जांच करके अंक दिए जाएंगे। मतलब परीक्षा का परिणाम संख्यात्मक होता है, संख्या के अंदर अपने बच्चे को अंक देते हैं, 5 अंक का या 10 है 20 है जो भी है। तो परीक्षा के जो परिणाम है या निष्कर्ष है वो संख्यात्मक मान के रूप में होते हैं। और मूल्यांकन के अंदर मूल्यांकन के द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो संख्यात्मक भी होते हैं और गुणात्मक भी होते हैं। मूल्यांकन के द्वारा मान जो आएगा या अपने जो परिणाम निकालेंगे वो गुणात्मक भी होता है, संख्यात्मक। मतलब अगर किसी के गुणों के बारे में अपने को निष्कर्ष निकालना है तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। और जैसे गन्ने के अंदर मिठास कितनी है और शरीर की जो लंबाई है इसकी बात करें कि 2 फीट है 4 फीट है,
अब मिठास का जब अपने पता लगाना है तो मूल्यांकन किया जाएगा। अगर शरीर की लंबाई 3 फीट है, 4 फीट है, तो उसका अपने परीक्षा के द्वारा भी पता लगा सकते हैं, या अपने मापन के द्वारा भी उसका पता लगा सकते हैं। इसके अलावा अगला अंतर है दोनों के अंदर, परीक्षा का जो आयोजन है वो 3 प्रकार से किया जा सकता है। परीक्षा 3 प्रकार से बच्चे की ली जा सकती है, लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है और प्रायोगिक हो सकती है। लिखित परीक्षा बच्चे की लिखित परीक्षा जैसे प्रश्न पत्र के द्वारा, उसमें प्रश्न कई प्रकार के हो सकते हैं, निबंधात्मक भी हो सकते हैं, वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं, लघुत्तरात्मक भी हो सकते हैं। और दूसरी परीक्षा मौखिक होती है। मौखिक परीक्षा में सिर्फ बच्चे से मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके आधार पर बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। तीसरी है प्रायोगिक परीक्षा, प्रैक्टिकल वर्क होता है जो साइंस के सब्जेक्ट है, उन्हें बच्चों को प्रायोगिक परीक्षा करवाई जाती है। प्रैक्टिकल जो बच्चों को करवाए जाते हैं उसके आधार पर उनकी जाँच की जाती है। और मूल्यांकन जो है, इसके अंदर छात्र के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि मूल्यांकन करने किसी बच्चे का तो उसके बारे में सूचनाएं इकट्ठी करनी पड़ती हैं। सूचनाएं इकट्ठी करने के लिए कई प्रकार की विधियों का उपयोग कर सकते हैं। उसमें ये लिखित, मौखिक और प्रायोगिक तो हो ही सकती है विधि। इसके अलावा और भी बहुत सारी विधि होती है, जैसे बच्चे का हिस्ट्री रिपोर्ट पीछे वाला, अगर बच्चे का अपने मूल्यांकन करना चाहते हैं कि यह बच्चा पढ़ाई में कैसा है, तो अपने उसके 2-3 साल पीछे वाली कक्षाओं का रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं कि पीछे वाली कक्षा में बच्चे का स्थान क्या था, कक्षा में उसने कितने अंक प्राप्त किए थे, ठीक है, पूरी साल के अंदर उसकी उपस्थिति कितनी थी, उसका अनुशासन कैसा था। तो ये सारी चीज़ों के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। बच्चे का अनुशासन देखना हो तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा, और अगर बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए उसके लिए परीक्षा ली जाएगी। तो ये दोनों में अंतर है। इसके अलावा परीक्षा का आयोजन वर्ष में एक निश्चित समय अवधि के बाद किया जाता है। निश्चित समय अवधि जैसे या तो डेली होगा, या साप्ताहिक होगा, या मंथली हो सकता है, या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, या वार्षिक परीक्षा होती है। इसका समय निश्चित होता है, निश्चित समय अवधि के बाद परीक्षा ली जाती है। और मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दैनिक जीवन के अंदर बच्चा जो भी ज्ञान प्राप्त करता है या जो भी क्रियाएं करता है, सभी में साथ साथ मूल्यांकन की प्रक्रिया भी चलती रहती है। परीक्षा को अपने रूटीन के डेली के कार्यों के अंदर जो है नहीं लागू कर सकते, लेकिन मूल्यांकन की प्रक्रिया निरंतर चलती है। इसके अलावा छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए एक क्रमोन्नति के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है। छात्रों का वर्गीकरण करना है, छात्रों को अपने उनकी बुद्धि लब्धि के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना है। उसके लिए अपने को परीक्षा लेनी पड़ेगी। बच्चों की परीक्षा के आधार पर जो बच्चे अंक प्राप्त करेंगे उसके आधार पर बच्चों को अपने समूह बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। या अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना है, बच्चों को अगली कक्षा में प्रवेश देना है, उसके लिए भी बच्चों का जो है परीक्षा लेनी पड़ेगी। ये मूल्यांकन जो है, इसका उपयोग वर्गीकरण करने के लिए तो कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ शैक्षिक समाधान, छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए, पूर्व कथन करने के लिए मूल्यांकन का सहारा लिया जाता है। पूर्व कथन करने के लिए बच्चा भविष्य के अंदर कलेक्टर बनेगा, ठीक है, या चपरासी बनेगा, या थानेदार बनेगा, कुछ भी अपने करना चाहते हैं, तो इसके लिए अपने को बच्चे का जो है पूर्व कथन करने के लिए मूल्यांकन करना पड़ेगा। उसके सभी पक्षों को देखना पड़ेगा कि उसका ज्ञानात्मक पक्ष कैसा है, भावात्मक कैसा है, क्रियात्मक पक्ष कैसा है। कि सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष को देख करके बच्चे के बारे में पूर्व कथन नहीं कर सकते। फिर शैक्षिक समाधान, बच्चे को कोई समस्या आ रही है अधिगम से संबंधित, शिक्षण से संबंधित, उसका समाधान करने के लिए भी मूल्यांकन करना पड़ता है। इसके अलावा अंतर है, परीक्षा के द्वारा छात्र के ज्ञानात्मक पक्ष का ही मापन करते हैं, और मूल्यांकन के द्वारा ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, संवेगात्मक सभी पक्षों का जो है अपने अध्ययन कर सकते हैं। फिर परीक्षा पाठ्य वस्तु पर केंद्रित होती है। बच्चों को जो सिलेबस निर्धारित किया हुआ है उसी के आधार पर परीक्षा ली जाती है। सिलेबस से बाहर हटके प्रश्न नहीं दिए जा सकते परीक्षा के अंदर। जबकि मूल्यांकन जो है वो उद्देश्य केंद्रित होती है। किसी भी उद्देश्य के आधार पर बच्चों को मूल्यांकन अपने कर सकते हैं। सिर्फ पाठ्य वस्तु से संबंधित ही मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो ये दोनों के अंदर अंतर है। आप इसको और अच्छे से देख लेना, इम्पोर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं इससे संबंधित। तो इतने टॉपिक अपने मूल्यांकन के अंदर देख लिए, बाकी अपने कल देखेंगे। तो मूल्यांकन के सोपान क्या है, परीक्षा मूल्यांकन में अंतर क्या है, तो ये चीज़ आप देख लेना। इसके अलावा मूल्यांकन के अंदर अभी कुछ टॉपिक बाकी हैं, वो अपने कल वाली वीडियो के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।